हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखेंगे संगीत के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार दोस्तों पूछे जाते हैं। क्योंकि आज का जो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है भई, यहाँ से इनकार कर ही नहीं सकते हैं प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न को हम साइड कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपको पूछा ही जाना है कि किसने कितने मेल माने हैं, किसने कितने आपके गमक माने हैं, किसने कितने आपके अलंकार माने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आज आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है, और साथ ही कुछ अन्य इंटरेस्टिंग जो है आपका प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से बस भाई के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो या फिर आपके जो आपके पूछे जाते हैं जनरल पेपर के वीडियो, तो जो भी आपके पास जो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ और आप एक इतनी काम कर सकते हैं कि दोस्तों किसी का भला भी कर सकते हैं, तो साथ ही सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जिनके पास सेशन नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है ना कि कर भला तो हो भला, तो दोस्तों भला कीजिएगा तो भला बिल्कुल होना ही है। तो एक ऐसी कही गई है बातें। चलिए, तो मेरे मोटिवेशन के लिए उम्मीद है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि सारंग और मल्हार के संयोग से कौन सा राग बना है? देखिए, सारंग है और मल्हार है, तो जब इन दोनों रागों को अगर हम मिश्रण करते हैं, इन दोनों का जो संयोग होता है, उस राग से जो तीसरा राग जो उत्पन्न होता है, वो कौन सा राग हो जाता है भाई? तो वो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, सारंग वाला होगा। तो कौन वाला? तो मियाँ की सारंग हो जाएगी, ठीक है? मियाँ की सारंग, मल्हार नहीं होगा, क्योंकि मल्हार जो है मियाँ की मल्हार, तो यहाँ पे मियाँ की ले लेना है इससे, लेकिन आपके मियाँ की सारंग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रख लेना है इसको, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लोचन ने कितने मेल माने हैं? भाई लोचन, सबसे पहले तो इनका जो है ग्रंथ आप लोग टाइप कीजिए फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कि इनका ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि बहुत बार बताया हूँ, तो कितने लोगों जो है इसको याद रखे हैं अभी तक, तो ज़रा सा कमेंट करके बताइए। वैसे दोस्तों आप लोग सभी लोग को कमेंट करना है, आप लोग सभी लोगों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ और सभी लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं जुड़कर तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपके माइंड में जो है लंबे दिन तक स्टोर रहे, आपके पास जो है वो याददाश्त जो है वो बरकरार रहे, कभी आप ना भूलें, इसलिए आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं। तो भाई हमारी ध्यान तो सभी पे रहती है, तो सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो लोचन ने कितने मेल माने हैं? भाई लोचन के अनुसार अगर मेलों की बात हम की जाए तो मेलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा, लोचन का जो मेल माना गया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोचन ने कितने मेल माने हैं? 12 मेल माने हैं। भाई इन्होंने क्या कहा है? मेल को लोचन जी ने क्या कहा है? संस्थान का नाम दिया है। क्या संस्थान भी इन्होंने कहा है? और क्या कहा है? मेल कह लें या फिर हम कह लें थाट कह लें, ये सभी जो हैं एक दूसरे में क्या है? सिमिलर हैं, सब बस वही चीज़ है। तो थाट, संस्थान, मेल। तो लोचन ने कितने माने हैं? तो 12 माने हैं। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि पुंडरीक विट्ठल ने कितने मेल माने हैं? भाई जिसका नाम आते जा रहा है उसका जो है कमेंट करते जाइए, उसका ग्रंथ का जो है नाम आप लोग कमेंट करते जाइए, क्योंकि बिना बोले, क्योंकि हमें बोलना तो नहीं पड़े, बस आप लोग को कमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपका जो है मैंने बता ही दिया। तो चलिए आगे है, पुंडरीक विट्ठल ने कितने मेल माने हैं? मेलों की संख्या अगर बात करेंगे पुंडरीक विट्ठल की, तो पुंडरीक विट्ठल का जो मेल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माना गया है आपका 19 मेल माने हैं। बस इस तरह से याद रखिएगा कि विट्ठल जो हैं, जितने आपके कर्नाटकी संगीत पत्ति में मेल माने जाते हैं, उतना ही ये विट्ठल जी ने माना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि अहोबल के कितने मेल माने हैं? अहोबल ने जो है कितने मेल माने हैं? अहोबल का ग्रंथ जरा कमेंट कीजिएगा। तो अहोबल के जो मेलों की संख्या है वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहोबल ने 14 मेल माने हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या है कि वेंकटमुखी के अनुसार कितने मेल है? भाई सभी के जो मेल है ना, ये सब आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भाई जिसमें कि ये सब ना कुछ पूछा गया हो। तो सब में पूछे जाते हैं, नेट हो, बीपीएससी हो, या फिर ईएमआरएस हो, या फिर आपके डीएसएसएसबी हो, या फिर स्टेट हो, क्यों ना हो, तो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो है आपको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वेंकटमुखी के अनुसार अगर मेलों की हम बात कर ले तो ये तो काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा 72 है, ठीक है? और इन्हीं 72 में से जो आपका मुख्य मेल है ना 19, यही आपके कर्नाटकी संगीत पद्धति में जो है प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, श्रीनिवास ने कितने मेल माने हैं? भाई श्रीनिवास के अनुसार अगर हम मेलों की संख्या की हम बात करेंगे तो श्रीनिवास जो है आपके मेलों की संख्या में कितनी हो जाएगी? इनकी 14 हो जाएगा, ठीक है?
14 मेल माने हैं भाई श्रीनिवास ने। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि पार्श्वदेव ने कितने प्रकार के गमक बताए हैं या फिर कितने गमक बताए हैं। देखिए गमक वैसे कितने माने जाते हैं, आपके उत्तरी संगीत में 15 प्रकार के गमक माने जाते हैं और हम कर्नाटकी संगीत की अगर हम बात कर लेंगे तो वहाँ 10 प्रकार के गमक माने जाते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तरी संगीत में और ये आपका हो गया दक्षिणी संगीत में, ठीक है। तो पार्श्वदेव थे भाई, ये जो थे आपके के जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे। तो ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने कितने गमक माने थे। इसका जवाब हो जाएगा भाई ये इन्होंने 7 गमक ही माने थे, ठीक है, पार्श्वदेव। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि अहोबल ने कितने प्रकार के गमक का वर्णन किया है। अहोबल ने कितने प्रकार के गमक का वर्णन किया। अगर अहोबल की अगर हम बात कर लेंगे तो अहोबल का जो गमक हो जाएगा कितना प्रकार, ये आपका 20 प्रकार हो जाएगा। 15 प्रकार किसने माने हैं, तो भाई ये आपके जो है सारंग देव ने, जो है सारंग देव जी, इनकी जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखी गई है 13वीं शताब्दी में, उसी में इन्होंने बताया है कि गमक के 15 प्रकार होते हैं और हम लोग यही मानते हैं, ठीक है। लेकिन अहोबल के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो 20 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सेनिया के अनुसार, सेनिया जो है आपका घराना, उसके अनुसार गमक कितने हैं। तो गमक जो है सेनिया के अनुसार अगर पूछा जाए तो सेनिया ने कितने गमक माने हैं, तो इन्होंने गमक की संख्या दोस्तों मानी है कितनी, 22 मानी है। 22 प्रकार के गमक माने हैं सेनिया घराना के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे जो हमारा प्रश्न हो जाएगा 10वां नंबर का प्रश्न है। 10वां नंबर में क्या पूछ रहा है कि पुंडरीक विट्ठल। देखिए पुंडरीक विट्ठल के बारे में मैंने अभी आपको बताया ना कि कितने इन्होंने मेल माने हैं। तो मेल की संख्या अगर इनका पूछेगा तो मेल आपको मैंने अभी कितना बताया, 19 बताया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि पुंडरीक विट्ठल ने गमक कितने प्रकार के बताए हैं। तो पुंडरीक विट्ठल की अगर हम गमक की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो पुंडरीक विट्ठल का गमक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 प्रकार के गमक माने हैं। कौन, पुंडरीक विट्ठल ने 25 प्रकार के गमक माने हैं, ठीक है, गमक बताए हैं। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि मेघरंजनी का संप्रकृतिक राग कौन है। तो मेघरंजनी का जो संप्रकृति राग हो जाएगा वो कौन सा होता है, मेघरंजनी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ललित, ठीक है। ललित किस थाट का माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है मारवा, ठीक है, मारवा थाट का है। और मारवा में क्या होता है कि आपका रे कोमल होता है और म तीव्र हो जाता है मारवा थाट में, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और मेघरंजनी का थाट जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा अलग से। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है, नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। देखिए नारदीय शिक्षा, सबसे पहले इसके लेखक कौन है, तो नारदीय शिक्षा के लेखक भाई कौन है, नारद हो जाएंगे। तो नारद ने क्या लिखा है, नारदीय शिक्षा लिखा है। तो इसमें कितने ग्राम रागों का वर्णन किया है, तो ग्राम रागों की संख्या बतानी है नारद के अनुसार। तो इसमें ग्राम राग की संख्या अगर पूछेगा तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 ग्राम रागों का चर्च किया है या फिर वर्णन किया है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, 13 नंबर है, भरत काल में जिस स्वर, जी यहाँ पे लिखा गया आप लोग, जिस स्वर समूह द्वारा राग जिस समूह द्वारा क्या होता है, राग विस्तार किया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जिस भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया जाता था उसे क्या कहते थे। तो जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार जो किया जाता था भरत काल में, उसे कहते थे भाई, उसे क्या कहते थे। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान कहते थे उसको, ठीक है, तान। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 14। हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या प्रश्न है कि सारंगदेव काल में तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था, क्या गमक, तान या मेरुखंड। तो विधि इसका कौन सा हो जाएगा, किस विधि द्वारा सारंगदेव के काल में तान रचना की जाती थी। तो इसका जो विधि था ना भाई वो क्या था, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुखंड, ठीक है। दोस्तों देखिए सेशन को अगर मजा आ रहा होगा सेशन, तो आप लोग जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कर भला तो हो भला, तो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उन बच्चों को भी याद हो जाए, उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है, गांधार ग्राम का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए गांधार ग्राम की वर्णन अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो नाट्य शास्त्र एक आपका ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र। इसमें जो है आपका क्या किया गया है, गांधार ग्राम का वर्णन नहीं किया गया भाई, नहीं किया गया है, भरत के द्वारा नहीं किया गया है। 2 ही ग्राम का उल्लेख किया है और उसमें जातियां भी 18 बता दी है आपके भरत जी ने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ में, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें गांधार ग्राम का चर्च मिलता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, संगीत रत्नाकर बिल्कुल मिलता है, नारदीय शिक्षा यहाँ भी मिलता है, संगीत पारिजात यहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाब होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो आपके पूछे जा सकते हैं कि किस ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो हो सकता है कोई अलग सा एक यहाँ पे ग्रंथ दे दे और यहाँ पे आपको, तो इसलिए आप लोग ये तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें जो है आपके गांधार ग्राम का वर्णन किया गया है।
तो किनके किनके? संगीत रत्नाकर में आपके सारंगदेव ने किया है, नारदीय शिक्षा में नारद ने किया है, संगीत पारिजात में आपके अहोबल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो कौन है या फिर कौन थे? तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के जो संस्थापक माने जाते हैं आपके अब्दुल करीम खान नहीं माने जाएंगे, अलाउद्दीन खां भी नहीं, ये आपके जो हो जाएंगे पंडित रविशंकर। ठीक है, घराना भाई आपका घराना क्या हो जाएगा इनका? इनका घराना हो जाएगा मैहर, और इनके गुरु जो ऊपर में दिख रहा है ना अलाउद्दीन खां, यही इनके गुरु थे। और अब्दुल करीम खान ने क्या किया था? तो ये आपके कौन से थे? आपके क्या बोलते हैं, कौन सा स्कूल था इनका भाई? आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये कौन सा स्कूल के जो संस्थापक माने जाते हैं? अब्दुल करीम खां। आर्य आर्य संगीत विद्यालय, शायद शायद यही है, आर्य संगीत विद्यालय, बिल्कुल यही है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, आर्य संगीत विद्यालय का स्थापना अब्दुल करीम खां किए थे, और पंडित रविशंकर के जी ने आपका क्या, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक का स्थापना किए थे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि भरत ने नृत्य के कितने प्रकार का वर्णन किया है? तो भरत ने, अगर हम नृत्यों की अगर हम बात कर लेंगे, तो भरत ने नृत्य के कितने प्रकार का, तो नृत्य के प्रकारों की वर्णन अगर मिलती है तो दोस्तों ये आपका मेरे हिसाब से जो है 3 प्रकार का नृत्य का वर्णन किया है। किसने? तो ये आपके भरत ने। वैसे इसको जरा सा एक बार आप लोग जो है कंफर्म होइएगा, इसको जरा सा आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो मैंने आप लोगों के सामने ला दिया, ऐसे मेरे ख्याल से 3 ही होना चाहिए, तो आप लोग जरा सा एक बार कंफर्म होइएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? तानपुरा में मंद्र पंचम से कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देता है? देखिए मंद्र पंचम, देखिए उसमें मिलाते हैं किससे भाई? प, सा और आपका सा और सा, ये इससे इससे ही मिलाते हैं ना। तो ये आपके तानपुरे मिलाने का जो है आपका स्वर है। तो इसी में पूछा जा रहा है कि आपका क्या है कि मंद्र पंचम से कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देता है? क्या पध नी रे, सानी पध, या फिर ध ग म प? क्या हो जाएगा इसका जवाब? क्या हो जाएगा इसका जवाब? जो हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का जवाब हो जाएगा पध नी रे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पध नी रे स्वर जो है स्पष्ट सुनाई देता है किससे? मंद्र पंचम से। ठीक है, आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, क्या है, पूछ रहा है कि तानपुरा के मंद्र मध्यम से कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देता है? देखिए तानपुरा की बात हो रही है, तानपुरा में तार कितने? 4 ही होते हैं भाई, ये तो पता ही है। तो मंद्र मध्यम पूछा जा रहा है इस बार। वहां क्या पूछा गया था आपका? मंद्र पंचम। लेकिन यहाँ अगर हम मंद्र मध्यम से मिलाएंगे तब कौन सा सहायक नाद जो है सुनाई देने वाला है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा म प ध सा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बी सही जवाब हो जाएगा, म प ध सा। आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि तानपुरा के मंद्र षडज से कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देता है? मंद्र षडज। तो मंद्र षडज की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो सुनाई देंगे, कौन से स्वर सुनाई देंगे? तो सारे ग प, ये स्वर से सुनाई देंगे आपको स्पष्ट रूप से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वरों के नाम षडज, ऋषभ आदि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? षडज हो गया आपका, ऋषभ हो गया, तो ये सब जो है आपके जो है किस में वर्णित मिलता है सर्वप्रथम? तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, ये सब जो है नाम किस में मिला? तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नारदीय शिक्षा। ठीक है, नारदीय शिक्षा में सर्वप्रथम नाम मिलता है स्वर का षडज, ऋषभ, गांधार आदि के रूप में। ठीक है, तो याद रखना है। ये जो है आप लोग वीवीआई जरा सा इसको लगा लीजिए और वीवीआई के अंतर्गत इसको रखिएगा, क्योंकि इसको याद करना अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वीवीआई है, इसको भी आपको याद रखना है। स्वरों का संक्षिप्त रूप, जैसे सा रे ग म प ध नी, जैसे उसमें देखें ना षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, तो उसमें वैसे था किसमें? नारदीय शिक्षा में। लेकिन यहाँ पे जो है संक्षिप्त रूप दिखाया जा रहा है कि संक्षिप्त रूप सा रे ग म प ध नी, तो ये जो है आपका किस में मिलता है सर्वप्रथम? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। बृहदेशी, मतंग कृत जो बृहदेशी है उसी में स्वरों का संक्षिप्त रूप में नाम मिलता है सर्वप्रथम। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना कब हुई? देखिए मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना कब हुई ये तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे। देखिए इसके जो संस्थापक माने जाते हैं आपके पंडित भातखंडे। ठीक है, भातखंडे, इसको भातखंडे संगीत विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मैरिस म्यूजिक कॉलेज कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई दोस्तों कब हुई? इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई, मैरिस म्यूजिक कॉलेज की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और भातखंडे का जो क्रमिक पुस्तक मालिका है
क्रमिक पुस्तक मालिका है उसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। ठीक है, 6 भाग हैं। चलिए एक चीज़ और मुझे कमेंट कीजिए कि इनका कौन-सा ग्रंथ है जिसका 4 भाग है भई? आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई आप लोग बोलते रहते हैं कि मॉडरेट करवाइए। चलिए ये मॉडरेट हो गया। कौन-सा ग्रंथ है भातखंडे जी का कि जिसके 4 भाग हैं? ठीक है? तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्वरलिपि की रचना की? तो देखिए हमारे देश में जो है दोस्तों मुख्य रूप से आपके कर्नाटकी संगीत पद्धति और आपका उत्तरी संगीत पद्धति, बस यही 2 प्रकार की संगीत पद्धति और 2 स्वरलिपि यहाँ पे प्रसिद्ध है। लेकिन एक स्वरलिपि जो है आपके बता दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी रचना की गई थी, उसका क्या नाम है? ठीक है? ये आपके जो क्या बोलते हैं आपका जो गीतांजलि है, गीतांजलि, ये ग्रंथ जो है आपका लिखने वाले कौन है? गीतांजलि, ये लिखने वाले आपके कौन हैं? ये आपके लिखे थे कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे थे गीतांजलि। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और संगीतांजलि किन्होंने लिखा था? संगीतांजलि, संगीतांजलि ये थे आपके किसने? ओमकार नाथ ठाकुर ने लिखा था और गीतांजलि जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इनका अगर हम स्वरलिपि की हम बात कर लेंगे तो इनका स्वरलिपि क्या हो जाएगा? इनके स्वरलिपि का नाम आकार मात्रिक स्वरलिपि है। ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? क्या कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, क्या है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्यों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जो है आपका जवाब होगा केरल का एक नृत्य है भाई। केरल का कौन सा नृत्य है? तो केरल का आपका नृत्य है कथकली। ठीक है, कथक की अगर बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश ना दिया हुआ हो ऑप्शन में तो आपको उत्तर भारत मिल जाएगा देखने को, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत के साथ आपको चले जाना है कथक में। ठीक है, अगर भरतनाट्यम की अगर बात करेगा तब चल जाना है आपको तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु किसके लिए है? भरतनाट्यम। कथकली केरल, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। तो इसका पुरुष प्रधान का क्या जवाब होने वाला है? कथकली हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्या है? शास्त्रीय मान्यता प्राप्त नृत्य है। ठीक है, आगे है क्या पूछ रहा है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? भाई अलंकार जो हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं और किसने कितने अलंकार माने हैं, अब आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों इसका प्रकार आपका हो जाता है कितना? अलंकार के प्रकार की हम बात कर लेंगे तो अलंकार 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अलंकार 4 प्रकार के। आगे देखिए अब देखना है क्या कि दत्तिल के अनुसार कितने अलंकार बताए हैं या फिर दत्तिल ने कितने अलंकार बताए हैं। तो दत्तिल की अगर बात कर लेंगे, दत्तिल ने दत्तिलम नामक ग्रंथ जो है लिखा है, तो दत्तिल का जो अलंकार मानने का जो संख्या है, कितना अलंकार माना है, तो दत्तिल ने 13 अलंकार माने हैं। कितने? दत्तिल के कितने अलंकार? 13 अलंकार माने हैं, दत्तिल के द्वारा माना गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मतंग मुनि ने कितने अलंकार माने हैं। भाई मतंग जो बृहदेशी के रचनाकार हैं, मतंग मुनि, तो ये बृहदेशी जो है आपकी रचना काल 8वीं सदी की मानी जाती है। बृहदेशी 8वीं सदी, कहीं कहीं पे आपको 6ठी भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो है 8वीं को ही सही माना जाता है। तो देखिए आगे है क्या पूछ रहा है कि कितने अलंकार माने हैं। तो अगर मतंग मुनि के बारे में पूछा जाएगा तो मतंग के बारे में, तो मतंग को बताना है कितना? 33 अलंकार। ठीक है दोस्तों, देखिए 33 अलंकार माने हैं किसने? मतंग मुनि ने। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 29 नंबर का प्रश्न है कि अहोबल ने कितने अलंकार बताए हैं। देखिए अहोबल, अहोबल ने गमक कितने बताए थे भाई? गमक मैंने बताया था कितना कि अहोबल ने कितने गमक? 20 गमक माने बताए थे। और मेल कितने? मेल 14 बताए थे। तो ये आपका हो गया 20 प्रकार के गमक और मेल, ये 14 प्रकार के मेल, और ये आपका कितना प्रकार के अलंकार? तो अलंकार भाई ये बताने वाले जो व्यक्ति हैं अहोबल जी, वो 68 बताए हैं। ठीक है, कितने? 68 अलंकार बताए हैं। अलंकार पूछे तो 68 बता देना है, गमक पूछे तो 20 बता देना है, मेल पूछे तो 14 बता देना है। भाई कोई तो कोई प्रश्न तो पूछ ही देगा। ठीक है, इसलिए आपको सारा कुछ मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों देखिए अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि बस यही एक मोटिवेशन का जरिया है हमारा, बाकी और कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर का कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य कौन है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं इस बात को? पिछला सेशन अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कौन वैसे तबला वादक हैं, कौन वैसे तबला वादक हैं जिनको क्या पहली प्रथम प्रथम पद्म विभूषण
ठीक है, प्रथम पद्म विभूषण दिया गया था किस तबला वादक को? प्रथम विभूषण पद्म विभूषण दिया गया था कौन से वैसे तबला वादक हैं? तो मैं बताता हूँ इस चीज़ को। अगर पिछला सेशन अगर आप देखे होंगे तो आपको यहाँ पे पता हो गया होगा कि कौन है, ठीक है। लेकिन हम प्रश्न पे आते हैं कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य कौन है। देखिए इसके शिष्य की अगर हम बात करेंगे कंठे महाराज के शिष्य की, तो इनका जो हो जाएगा आपका कौन, कंठे महाराज का शिष्य किशन महाराज हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? कंठे महाराज के शिष्य हो जाएंगे किशन महाराज। अगर पूछे कि किशन महाराज के गुरु कौन है, तो किशन महाराज के गुरु कंठे महाराज है। तो प्रश्न भाई किसी तरह से भी पूछ सकता है, दोनों तरह से ध्यान दे दीजिए। अब आपको बताते हैं, जो आपसे हम पूछे हैं आपको बताते हैं कि प्रथम पद्म विभूषण पाने वाले जो तबला वादक थे ना, वो भाई आपके किशन महाराज ही थे, ठीक है। ये आपके किशन महाराज ही थे। तो इस तरह से ये चीज़ जानकारी आपको मिल गई। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका यहाँ संगीत का। बाकी आप लोगों के लिए जो है जीके का और जीएस का, जैसा कि सोच रहा हूँ मैं कोई अलग सा सेशन दे दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है भाई, तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा। तो अलग-अलग टाइम में इसको देख लीजिएगा, और आप लोग को देखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो आप लोग सारे और जितने भी पढ़े सेशन है उस चीज़ को भी देखते रहिएगा, उसको छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि बेस वहीं पे पड़ा हुआ है, सब कुछ वहीं पे है, ठीक है। तो छोड़ना किसी को नहीं है। जितना चैनल पे सेशन अपलोड है सारा देख लीजिए, क्यों नहीं भाई, बीपीएससी तो यूँ ही कदम चूम लेगा, ठीक है। या फिर आपके नेट वगैरह हो, या फिर आपके ईएमआरएस हो, या फिर डीएसएस भी हो, तो यूं ही आपका कदम चूम लेगा, क्योंकि सारे लेवल का प्रश्न जो है दोस्तों हम करवा चुके हैं आज तक के इतने सेशन में, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, लेकिन पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। और अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और नए जोश उमंग के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लव यू टू ऑल और थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।